दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की बात आती है तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जरूर आता है। यह सभ्यता इसीलिए बनी क्योंकि इसके पास सिंधु नदी और उसका बहुत सारा पानी मौजूद था और तब से लेकर आज तक सिंधु नदी वैसे की वैसे ही इंसानों और सभ्यताओं के लिए ज़रूरी बनी हुई है। लेकिन पिछले दिनों यह खबर आई थी कि पाकिस्तान में यह नदी सूखने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुरानी नदियों में से एक है। इसीलिए इसके इतिहास और इसके सूखने के कारण पर नज़र डालना जरूरी है, क्योंकि ये नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी में शुमार सिंधु नदी दुनिया के सबसे पुरानी नदियों में से एक है। इस नदी को इंडस के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास सीम का बाप जलधारा को माना जाता है। लगभग 3200 किलोमीटर लंबा ये नदी तीनों देशों भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ सिंधु नदी वहाँ की राष्ट्रीय नदी भी है। ये नदी तिब्बत से कश्मीर की ओर बहती है, जो कि आगे निकलकर नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहते हुए आखिर में अरब सागर में जाकर मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नामक 5 नदियाँ सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा गिलगिट, काबुल, स्वात, तोची और गोमकल जैसी कई सहायक नदियाँ और भी हैं। नदी का एरिया लगभग 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला है, जिसका 47% पाकिस्तान में जबकि 39% भारत में। इसके अलावा चीन में 8% है। इसके अलावा कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है जो लगभग 6% है। इसके आसपास अनेक सभ्यताएं विकसित हुई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसी नदी के पास फले फूले। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी लगभग 20 करोड़ लोग इसी नदी के आसपास रहते हैं और इसी के जरिए अपनी गुजर बसर करते हैं। इतिहास के हिस्से से देखें तो सिंधु नदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को अरब और यूनानियों से अलग करने वाली बॉर्डर लाइन के रूप में जानी जाती है। जब अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके भारत आया तो उसने देखा कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, कपड़े, रहन सहन, खान पान सब यूनान और ईरान देशों से बिल्कुल अलग है। सिंधु यानी कि इंडस नदी का उल्लेख रामायण, महाभारत और वेदों में भी मिलता है। खासकर ऋग्वेद में बताई गई 25 नदियों में से सिंधु नदी को सबसे इम्पोर्टेंट नदी के रूप में कई बार बताया गया है। अब आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज जो हम खुद को हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान नाम से जानते हैं वह भी इसी नदी की देन है। सिंधु नदी के नाम के बारे में इतिहास में कहा गया है कि ईरान के लोग स को ह बोलते थे, जिस वजह से वह लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते हैं। इसी कारण सिंधु नदी को पार करने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। इसके बाद भी पारसी में सिंधु को हिंदू कहकर बुलाया जाने लगा, जिसके वजह से भारत के लोग को हिंदू और देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। यानी एक तरफ हिंदू मुसलमान को दिया हुआ वह नाम है। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन पानी को लेकर विवाद रहता था, जिसके बाद तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के टेनेसी वैली के प्रोजेक्ट हेड को तत्काल बुलाया था और भारत में पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर एक रिपोर्ट बनाने को कहा। इस रिपोर्ट को तैयार होने के बाद विश्व बैंक ने इस पर संज्ञान लिया और जल विवाद को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदी के पानी पर भारत का अधिकार है, जबकि झेलम, चेनाब, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बिजली बनाने, खेती करने, खाने पीने के तौर पर इस्तेमाल करता है। सिंधु जल समझौते के तहत एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है सिंधु जल आयोग। जब कभी भी कोई पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो दोनों देश एक मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध होने के बावजूद भी आज तक सिंधु जल समझौते को तोड़ा नहीं गया, जबकि हर आतंकी हमले के बाद भारत की जनता में राजनीतिक पार्टियां इस समझौते को तोड़कर पाकिस्तानी को सबक सिखाने की मांग करते हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब इस समझौते को भारत के हित के खिलाफ बताते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो इस समझौते को तोड़ने के लिए काफ़ी पहले भी प्रस्ताव पास किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत पाकिस्तान को जाने वाली पानी पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। वैसे इन सब के बीच जानना यह जरूरी है कि आखिर नदी का पानी पर देश कैसे हक जताते हैं,
या नदी का बंटवारा कैसे होता है। तो बता दें कि राइपेरियन देश को ही नदी के पानी पर हक होता है, यानी कि वो देश जहाँ से नदी निकलती है या जहाँ उसका बड़ा हिस्सा बहता हो। किन्हीं 2 या 3 देशों में बहने वाली नदियों को लेकर साल 1966 को फिनलैंड में एक समझौता हुआ था। इसे हेलसिंकी गाइडलाइन कहते हैं। इसी के आधार पर सारे इंटरनेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूट निपटाए जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये नदी सूख रही है। अब जिस पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा इस नदी के पानी पर डिपेंड रहता है, उस नदी के सूखने से पाकिस्तान की क्या हालत होगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। सूखने के सबसे बड़े कारणों में खेती भी आती है, क्योंकि दुनिया भर का 30% कॉटन भारत और पाकिस्तान के इस इलाके में होता है, जिसे पैदा करने के लिए करीब 750 मिलियन गैलन पानी हर साल इस नदी से लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कपास की खेती की वजह से ही नदी सूख रही है, तो खेती बंद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कुल इकोनॉमिक ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंड है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सेदार बाकी के इंडस्ट्री भी इस नदी का पानी इस्तेमाल करने के साथ ही साथ भारी मात्रा में बर्बाद भी करती है। इसीलिए इस बात का डर है कि आने वाले समय में सिंधु नदी की हालत अगर ऐसी ही रही तो पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले से ही आर्थिक बर्बादी का दौर जारी है और ऐसे में एक मेजर नदी का सूखना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के भारत के प्रति खराब रवैये की वजह से अगर किसी दिन भारत सरकार सिंधु जल संधि को ख़त्म करके बाकी के नदियों के पानी को सिंधु में जाने से रोक देती है, तो ऐसे में सिर्फ सिंधु नदी ही नहीं सूखेगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा और भारत इस पानी का इस्तेमाल कश्मीर और आसपास के इलाकों को डेवलप करने में कर लेगा। ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में आर्थिक तबाही निश्चित है। आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।